Good afternoon, actually. Okay, I'm giving you few minutes so that you all can join. Till then, I'm sharing your textbook. So, participant who have still joined will read the chapter. Okay. First of all, sorry for the last lecture in which good afternoon. So, sorry for the last lecture in which we have faced some technical issues. So I am going to start with the beginning. हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ. ओके ओके गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. नो नीड टू राइट दैट. ओके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द medieval period. Okay, please join as possible as soon. होप आज मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है. इज इट ऑडिबल टू एवरीवन ना? जस्ट रेज योर हैंड. ओके आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं द मेडिवियल पीरियड. आप हम सबको पता है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड्स. फर्स्ट वन इज एंशंट which we have studied in previous year. Second one is medieval period जो कि हम इस साल देखेंगे. And the third one is modern period which we will going to study in next year. So ये 3 parts है ancient, medieval and modern periods और each periods covers many centuries. और जो ये लेंथ ऑफ द पीरियड्स है जैसे कि एंशियंट है, मेडिवियल है और मॉडर्न है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट होता है. सपोज हम यूरोप का कंसिडर करें तो वहाँ पे मेडिवियल पीरियड जो है वो 5th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ था, जबकि इंडिया में इट स्टार्टेड फ्रॉम 8th सेंचुरी एडी. सो ये जो टाइम पीरियड है, जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड, वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट होता है. ओके जो इंडिया का मेडिवियल पीरियड है वो 8 से लेके 18th सेंचुरी तक है, 18th सेंचुरी एडी तक. सो बेसिकली ये इंडिया का मॉडर्न पीरियड था. ओके सो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए जो एंशियंट पीरियड से काफ़ी डिफरेंट थे, इसीलिए ये एंशियंट पीरियड और मेडिवियल पीरियड अलग अलग होता है, जिसके बारे में जो इंडिया का मेडिवियल पीरियड है उसके बारे में हम इस चैप्टर में ओवरव्यू देखेंगे. ओके और स्टार्ट करते हैं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं इंडिया का मेडिवियल पीरियड. इंडिया का मेडिवियल पीरियड है वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज अर्ली मेडिवियल पीरियड एंड द सेकेंड वन इज लेटर मेडिवियल पीरियड. अर्ली मेडिवियल पीरियड जो है वो 8 से लेके 13th सेंचुरी तक है, जबकि लेटर मेडिवियल पीरियड है 13 से 18th सेंचुरी तक. इसलिए ये इंडिया का जो मेडिवियल पीरियड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. अब स्टार्ट करते हैं अर्ली मेडिवियल पीरियड. अर्ली मेडिवियल पीरियड जो है उसकी हिस्ट्री जनरली नॉर्थ और साउथ के जो किंग्स हैं उनकी पावर स्ट्रगल को कवर करती है, और इसमें ये दिखाते कि कौन सा जो किंगडम है वो राइज हुआ, कौन सा किंगडम फॉल हुआ. ये सब के बारे में मतलब पावर स्ट्रगल की बात है ये राइज और फॉल में. तो उसमें अगर नॉर्थ में देखें तो सबसे प्रोमिनेंट किंगडम अगर बोले तो वो थे राजपूत, और साउथ में देखें तो चोला किंगडम. ये हम इस तरह डिस्टिंग्विश मतलब उनको अलग अलग इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कल्चर के हिसाब से कि कौन सा किंगडम था वो किसके पार्ट में था, वो हम कल्चर के हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ इस तरीके का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है. तो बेसिकली ये इस किंगडम का पार्ट हुआ कर सकता था. तो ये था अर्ली मेडिवियल पीरियड. और अगर लेटर मेडिवियल पीरियड की बात करें देखिए तो लेटर मेडिवियल पीरियड है वो मुस्लिम इन्वेजन, इसके बारे में गुड आफ्टरनून. ओके जो लेटर मेडिवियल पीरियड है वो जनरली मुस्लिम इन्वेजन जो सेंट्रल एशिया से जो इंडिया में आए उसके बारे में है, जो कि कुछ इन्वेडर जो कि उनमें से कोई एग्जाम्पल ले तो वो थे टर्कीज,
अफगान्स एंड मुगल्स। और इसी लेटर मेडिवियल पीरियड में काफ़ी पावरफुल जो डायनेस्टीज थी मुस्लिम डायनेस्टी उसके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि खिलजी है, तुगलक है, मुगल्स है, ये सारे। और ये इस्लामिक इसी के साथ साथ इंडिया जो है वो इस्लामिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस में आता है और एक नया कल्चर जो है वो ग्रो करता है विच इज़ इंडो इस्लामिक। और अब इसके बाद देखिए जो 15th सेंचुरी के एंड में जब जाए तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो आना स्टार्ट हो गए ओवर द सीज से इंडिया आना स्टार्ट हो गए। क्यों? ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस थे वो काफ़ी डिमांड में थे उस वक्त। इसीलिए जो फर्स्ट यूरोपियन जो थे इंडिया में आने वाले वो थे पोर्टुगीज़, देन उसको फॉलोड किया इंग्लिश, देन डच एंड देन लास्ट वन इज़ फ्रेंच। इस तरीके से अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते गए। जो मिड 17th सेंचुरी जब तक आई, 15 से लेके मिड 17th सेंचुरी, तब तक क्या हो चुका था कि जो फ्रेंच और इंग्लिश जो थे वो बिगेस्ट राइवल बन चुके थे, ट्रेडिंग राइवल, यानी कि एक दूसरे की वो टक्कर जिसे बोलते हैं ना वो थे इंग्लिश और फ्रेंच जो थे फ्रॉम यूरोपियंस ट्रेडर्स में। तो उन दोनों के बीच ये टक्कर चला करती थी। पर मिड 18th सेंचुरी जब तक पहुंची तब तक इंग्लिश ने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने फ्रेंच को आउटस्टेडेड कर दिया, यानी कि वो उनको ओवरकम करके हायर डिटरी बन चुके थे। और साथ ही साथ धीरे धीरे उन्होंने इंडिया का जो पॉलिटिकल पावर है वो भी हासिल करना स्टार्ट कर दिया और देन वहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो ये था पॉलिटिकल। ओके, हम एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं। The medieval period in India spans a millennium from the 18th to the 18th century। 8 से लेके 18th सेंचुरी तक का इंडिया का medieval period होता है। Many developments during this period distinguish it from the previous period। काफ़ी जो ancient period से उससे काफ़ी अलग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। किसमें? ये medieval period में। This is the ancient period। This chapter outlines these new developments। ये जो आप नीचे मैप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखेंगे। So don't worry। Major political development। The medieval period in India can be divided broadly into two phases: the early medieval period and the later medieval period। early medieval period है वो 18 से 13 सेंचुरी तक है, जबकि later medieval period 13 से 18 सेंचुरी तक। The history of the early medieval period is centered on power struggle among regional kingdom of both North and South India। मैंने आपको बताया ना कि जो अर्ली मेडिवियल पीरियड है वो जनरली पावर स्ट्रगल है बिटवीन नॉर्थ किंगडम्स एंड साउथ किंगडम्स, लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स। The most prominent among these kingdoms were the Rajput kingdoms in the north and the Chola kingdom in the south। The distinctive culture characteristics of the regional kingdoms spread to in the new regions that came under them। मैंने आपको बताया ना कि जो साउथ में था वो चोला किंगडम था और नॉर्थ में जो मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम थे वो थे राजपुतानास। एंड देन लेट्स मूव टूवर्ड द लेटर मेडिवियल पीरियड। जो लेटर मेडिवियल पीरियड था उसमें मुस्लिम कॉन्करर के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि Mughals, Turks and Afghans। This period saw the rise of powerful Muslim dynasties such as those of the Khaljis, the Tughlaqs and Mughals। Under their rule, Islamic customs influenced political, economical, social and cultural life in India। वो उसका इम्पैक्ट जो था सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, जो ये रूलर्स थे मुस्लिम रूलर्स, उनकी काफ़ी इम्पैक्ट इंडिया के कल्चर में भी पड़ी और इसी वजह से नया कल्चर, यूनिक कल्चर ग्रो हुआ विच इज़ इंडो इस्लामिक कल्चर्स। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स बिगिन डायरेक्ट ओवरसीज ट्रेड विद इंडिया। जो 15th सेंचुरी के एंड में यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया आना स्टार्ट हुए। फर्स्ट थे पोर्टुगीज, देन इंग्लिश, देन डच एंड देन फ्रेंच। द मिड 17th सेंचुरी द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर द मेन ड्राइवर ट्रेडिंग पावर इन इंडिया। वैसे आपको एक और बात बता दूँ, हाँ खलजी वहीं जो पद्मावती मूवी में आया था वहीं।
अगर एक और बात बता दूँ, जो इंग्लिश थे उन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी अगर कहीं पे इस्टेब्लिश की थी वो था सूरत। वह जब यहाँ पे आए तो सूरत में ही अपनी फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश की थी और सूरत काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था उस वक्त। डच यानी कि जो नेदरलैंड के पीपल जो होते हैं उसको डच बोलते हैं, जैसे इंडिया की जो भी है पीपल उसको इंडियन बोलते हैं, वैसे नेदरलैंड के पीपल को डच बोलते हैं। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी द इंग्लिश आउटस्टेडेड द फ्रेंच एंड बिकम लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। और जो लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स है उसको किसने ओवरकम किया था? इंग्लिश पीपल्स ने। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज। Knowing a region's geography helps us understand its history better. In this map are great help. They show the geographical features of a region and the region's location with respect to the region. Such information explain why a region prospered or was frequently invaded or remained isolated us on. ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है वो मैप हमें बताता है कि जियोग्राफिकल जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों थी, क्योंकि ये जो मैप है वो हमें दिखाता है कि एक रीजन है उसका लोकेशन दूसरे रीजन के अकॉर्डिंग क्या है और कितना प्रॉस्परस है, क्यों है। ये सब हमें जियोग्राफी काफ़ी हेल्पफुल है। और क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि उसी से पता चलता है कि कहाँ पे वो लोग फर्स्ट आए और वहीं से स्टार्ट हुआ कि उस वक्त जो थी कोस्टल एरियाज़ थे वो काफ़ी डेवलप हुआ करते थे, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए मेन जगह हुआ करते थे इसीलिए। और कुछ काफ़ी ऐसी जगह आपको इसमें दिखाई गई है जिसमें पहले के उस वक्त मतलब मेडिवल पीरियड के नेम दिए गए और टुडेज नेम भी दिए गए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रिगू कच्छ गुजरात में दिख रहा है आपको, विच इज़ टुडेज कच्छ, टुडेज हमारा भरूच जो है वो ब्रिगू कच्छ कहा जाता था उस वक्त। उज्जैन, धार, फिर आप देखते हैं किनबया यानी कि आज का खंभात जिसे हम बोलते हैं वो, फिर अनहिलवार यानी कि आज का पाटन, अजमेर, मथुरा, फिर काबुल देख रहे हैं यहाँ पे, पुरुषापुर यानी कि आज का पेशावर, कश्मीर, थानेसर, दिल्ली, फिर कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज। और अगर यहाँ पे ईस्ट में देखें हम तो ये है वांगा, न्यू मोरे वाला। मैंने आपको लास्ट टाइम आइलैंड वाली स्टोरी बताई थी, दैट इज़ न्यू मोरे आइलैंड, जो 2010 में अभी 2010 के बाद अभी वो आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर जा चुका है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सूरत को पहले सूर्यपुर कहते थे। फिर मालाबार जो भी आप देख सकते हो, तेलंगाना वाला। ये जो मैं एक और बात बता दूं, आप जो देख रहे हैं ना ये जो है उसे मालाबार वाला पार्ट कहते हैं, कोस्टल एरिया। और ये जो है ये उसको बोलते हैं कोंकण, यानी कि जो भी वेस्ट साइड का हमारा कोस्टल एरिया है वो कोंकण में आता है, जबकि ईस्ट साइड वाला है वो है मालाबार। ओके, सो हम ये जियोग्राफिकल नॉलेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द हिस्ट्री के लिए आपको जियोग्राफी का नॉलेज होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यस, लास्ट ईयर आया था आपका मालाबार और कोंकण वाला। अब देखते हैं कार्टोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया। कार्टोग्राफी यानी कि साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप मेकिंग की स्किल है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। ऐसा कहते हैं कि एंशंट इंडिया में प्रैक्टिकली अननोन हुआ करता था। एक्चुअली क्या है कि ये जो सारी बुक्स है वो जो इन्वेंटर्स यहाँ पे आए थे, ग्रीक बोलो या फिर इंग्लिश बोलो, फ्रेंच बोलो, तो उन्होंने लिखी हुई है। और वो लोगों ने ऐसा बताया कि एंशियंट इंडिया में कार्टोग्राफी काफ़ी मतलब अननोन हुआ करती थी, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारे वेद में और उसमें देखा जाए या फिर हमारे जो एंशियंट बुक्स है उसमें देखा जाए तो कार्टोग्राफी काफ़ी डेवलप थी हमारी। पर अब हमें तो इसी बुक के अकॉर्डिंग ही जाना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिकली जो एंशियंट इंडिया में मैप मेकिंग थी वो अननोन थी,
पर जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का ग्रोथ हुआ और एम्पायर जो थे वो बढ़ने लगे, जो डिमांड बढ़ने लगी चीज़ों की, तो इसकी वजह से ट्रैवलिंग क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग नई नई जो लैंड थे वो डिस्कवर करने लगे, और इसी वजह से जो अरब और यूरोपियंस थे वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी करते थे, जैसे कि लैंड वाइज या फिर सी, ओवर दिस लैंड और सी। और इसी वजह से कार्टोग्राफी की रिक्वायरमेंट आ पड़ी, क्योंकि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है सो इट इज़ नीडेड। तो ये जो कॉन्टेक्ट था अरब और यूरोपियन के थ्रू, वही इंडिया में कार्टोग्राफी, उन्होंने ही कार्टोग्राफी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। The scale of cartography or map making was practically unknown, and the expansion of empires during the medieval period created the need for accurate maps. Accurate map की ज़रूरत क्रिएट की, क्योंकि जो एम्पायर थे वो बढ़ते गए, और जो ट्रेडिंग थी, जो भी बिजनेस थी और जो चीज़ें थी उसकी डिमांड बढ़ती गई। The Arab and the Europeans who undertook long journey over land and sea developed cartography. Contact with the Arab and Europeans introducing India to cartography. और इंडिया को, हेलो, नाउ कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आपको आवाज़ आ रही है ना आज? ओके। द मैप शोन इन फिगर, अब आप देखिए ये वाला जो मैप है फर्स्ट पेज में, ये अब देखते हैं इस मैप। ये जो वर्ल्ड मैप है वो मोरक्को से एक कार्टोग्राफर था अल इदरीसी, 12th सेंचुरी में उसने बनाया है। उसने क्या है कि अपने अकॉर्डिंग मैप बनाया है। पहले आज क्या होता है कि जो नॉर्थ होता है वो अपर पार्ट में होता है, करेक्ट, जबकि जो ये अल अदरीसी ने जो मैप बनाया है उसने जो साउथ है उसको अपर पार्ट में लिया है। सो बेसिकली सेंट्रल ऑफ द उसने सेंटर अरेबिया लिया है। देन अगर उसके लेफ्ट में देखें तो इंडिया, और इंडिया के ऊपर ये आप देख सकते हैं आइलैंड जैसा, वो इट में भी श्रीलंका। देन इसके थोड़ा लेफ्ट में जाए तो चाइना है। फिर अरेबिया की राइट में देखे, सॉरी डाउन साइड देखे तो वो है टर्की, और उसके ज़्यादा डाउन देखे तो यूरोप। सो उसने बेसिकली क्या किया है, साउथ को ऊपर लिया हम, और फिर उसने इस तरीके से मैप ड्रॉ किया है। तो ये वर्ल्ड मैप था वो बनाया था मोरक्कन कार्टोग्राफर अल अदरीसी ने, और उस वक्त इतनी एक्यूरेट नहीं थी, पर धीरे धीरे जो है वो मेडिवियल पीरियड में एंड जैसे मेडिवियल पीरियड का एंड आता गया उस वक्त कार्टोग्राफी यानी कि मैप मेकिंग जो है उसमें एक्यूरेसी आती गई। ओके, सो मैप शोन इन फिगर 1.1 is a map of world as was drawn in the 12th century by Al-Idrisi, a cartographer from Morocco. मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है। The map has the south shown at the top. टॉप में जो साउथ दिखाया गया है, अरेबिया इज एट द सेंटर, एंड टू द लेफ्ट शोन, टू द लेफ्ट ऑफ अरेबिया इज इंडिया। अबोव साउथ इंडिया इज एन आइलैंड विच इज प्रोबेबली श्रीलंका, आपको अभी अभी मैंने मैप में दिखाया। बिलो अरेबिया इज टर्की एंड फर्दर डाउन इज यूरोप। By the end of the medieval period, cartography became more accurate. जैसे जैसे medieval period का end आता गया वैसे वैसे cartography की accuracy बढ़ती गई। Most maps of India belonging to this period were drawn by सेलर। जो इंडिया का मैप है जनरली सेलर जो भी आते थे उन्होंने बनाया। सो इसीलिए इंडिया के जो भी मेडिवल पीरियड के मैप देखोगे तो आपको उसमें जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन है, वो ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिलेगी कंपेयर टू द इंटीरियर रीजन। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि कोस्टल एरिया के जो है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आजकल इंटीरियर एरिया से ज़्यादा उन लोगों मेडिवल पीरियड के बारे में मिलती है हमें। So by the end of the medieval period, cartography became more accurate. Most maps of India belonging to this period were drawn by sailors who
were more familiar with the coastal region, वो coastal region से काफ़ी familiar थे because they are sailors who were sorry. Hence, this map shows the coastal area is more detailed than the interior region. Interior region से कोस्टल एरिया जो है उसको ज़्यादा डिटेल में बताया गया। अब देखते हैं प्लेस नेम। अब ऑब्वियस है, मैंने आपको जो इंडिया का मैप दिखाया उसमें कुछ प्लेस के नाम काफ़ी चेंज हो गए हैं। सो अब देखते हैं प्लेसेस नेम। तो जो मेडिवल पीरियड की राइटिंग थी उसमें या फिर ये कार्टोग्राफी, देखिए कुछ मैप हमें जो पुराने जो भी ये इंस्क्रिप्शन जो भी मिलते हैं उसमें जो भी नाम दिए गए होते हैं उससे हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। So medieval maps and the writings of medieval author provide valuable information about the geographical feature and the names of place in medieval times। और उस जगह का उस वक्त का जो भी नाम है वो भी हमें information उससे मिलती है। However, the place name mentioned in these documents may have changed with the time. In such case, the historian has to find out the present name. Hello, now is it clear to everyone? अब तक का सबको क्लियर है ना? और मेरी आवाज़ भी आ रही है ना? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? ओके। जो प्लेस नेम है, हेलो, अभी हम इन्वेजन नहीं पढ़ रहे हैं, सो आप मेडिएवल पीरियड में ही रहे तो बेटर होगा। ओके, मेडिएवल पीरियड जो है वॉट क्या रिपीट करना है अब तक का जो है? ओके, मैं रिपीट कर दूंगी वापस। पहले प्लेसेस नेम जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट कर दें, उसके बाद मैं आज का पूरा सेशन एक बार रिवाइज कर दूंगी। ओके, सो दैट जिसको भी मेरी आवाज़ कट रही थी वो एक बार वापस रिवाइज कर पाए, ठीक है? तो ऐसे केसेस में जब ये नाम चेंज हो जाते हैं तो हिस्टोरियन को जो प्रेजेंट नेम है वो फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो नाम मिला होता है वो मेडिएवल पीरियड का होता है। अब मेडिएवल पीरियड के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया विजिट किया था, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चलो, Among the medieval scholars who visited India were Al-Biruni, a famous Central Asian scholar, and the Ibn Battuta, a scholar from Tangier, North Africa. Their writing gave us valuable geographical information on medieval India. जो अल्बरूनी थे सेंट्रल एशिया के, और टैंजियर नॉर्थ अफ्रीका, वो भी मोरक्को के पास ही है, उसके जो भी ये दोनों स्कॉलर थे वो उनके राइटिंग थे, उनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेडिएवल पीरियड के बारे में। उसमें से ये जो इब्न बतूता थे वो आई थिंक 13 या 14 सेंचुरी में इंडिया आए थे, और वो उस वक्त इंडिया में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका किंगडम था, उनका जो शासन था, रूलिंग था, वो चल रहा था, और अबाउट 7 ईयर तक यहाँ पे रहे थे वो। सो उनसे हमें काफ़ी मेडिएवल इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अल्बरूनी जो थे वो संस्कृत में मास्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी जो अरेबिक चीज़ें उनको संस्कृत में, और जो संस्कृत टेक्स्ट है उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, जिसमें से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और इब्न बतूता जो है वो 14th सेंचुरी में इंडिया आए थे। उनकी जो बुक है रिहला, उन्होंने उस बुक में इंडिया में काफ़ी इंडिया की जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और आई थिंक उन्होंने 44 कंट्रीज़ विज़िट की थी। 29 ईयर तक उन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग की थी, इब्न बतूता जो है उन्होंने। ओके, तो अब मैं आगे रिपीट कर देती हूँ आज का जो सेशन है, उसके बाद आपको टाइम दूंगी आपको जो भी क्वेरीज है उसके लिए। ओके, तो हमने स्टार्ट किया मेडिएवल पीरियड, यानी कि हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एंशिएंट, देन मेडिएवल एंड देन मॉडर्न। इंडिया की जो ये हिस्ट्री है उसके इस चैप्टर में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री ये पीरियड है हिस्ट्री में डिवाइडेड, सो एंशिएंट, मेडिएवल, आप मॉडर्न देखें तो वो अलग अलग पार्ट में, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे कि यूरोप में मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी में, जबकि इंडिया में हुआ था 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी, ये मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया है।
जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली मेडिवियल पीरियड एंड लेटर मेडिवियल पीरियड। अर्ली मेडिवियल पीरियड जो है वो 8 से लेके 13 सेंचुरी तक के है, जबकि लेटर मेडिवियल पीरियड जो है वो 13 से लेके 18 सेंचुरी तक है। और अगर मेडिवियल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में देखा जाए, अर्ली मेडिवियल पीरियड की हिस्ट्री में अगर आपको इसी तरह चैट करनी है तो मैं चैट सेशन ऑफ कर दूंगी। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ओके। जो अर्ली मेडिवियल पीरियड है वो पावर स्ट्रगल बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में ज़्यादातर कंसंट्रेट करता है। जो नॉर्थ इंडिया में मोर पावरफुल जो किंगडम्स थे वो थे राजपूत, एंड साउथ इंडिया में थे चोला किंगडम। जो हमें पता चलता है उस वक्त के जो भी कल्चरल डिस्टिंग्विश है उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर हम देखें तो लेटर मेडिवियल पीरियड है वो जनरली मुस्लिम इन्वेशन जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। अगर मुस्लिम इन्वेशन देखें जो थे सेंट्रल एशिया से आए हुए तुर्क, अफगान्स एंड मुगल्स, और उनके पावरफुल कुछ डायनेस्टी के बारे में भी उसमें मेंशन किया गया है, जैसे कि खलजीज है, तुगलक्स है और मुगल्स है। और कुछ इंडो इस्लामिक कल्चर जो नया ग्रो हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मुस्लिम इन्वेशन की वजह से जो इस्लामिक कस्टम्स थे, उनकी पॉलिटिक थी, उनके साइंस थी, उनका जो सोशल और इकोनॉमिक जो भी थिंकिंग थी उसका इम्पैक्ट इंडियन कल्चर पे भी पड़ा। इसलिए एक नया कल्चर ग्रोथ हुआ विच इज़ इंडो इस्लामिक कल्चर। और अगर एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में देखें तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आना स्टार्ट हुए। फर्स्ट वन इज़ पोर्टुगीज़, देन फिर उसको फॉलोड इंग्लिश, देन डच एंड देन फ्रेंच। फिर मिड 17th सेंचुरी में जो फ्रेंच और इंग्लिश थे वो मेन राइवल बन के इन ट्रेडिंग। अगर आगे बढ़े तो इन मिड 18th सेंचुरी जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच को आउटस्टेडेड कर दिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल पावर लेना भी स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज के बारे में देखा, क्योंकि जियोग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक लोकेशन कहाँ पे है, और उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन या कि एक रीजन दूसरे रीजन से कितना प्रॉस्परस हुआ करता था और क्यों हुआ करता था। फिर हमने कार्टोग्राफी एंड मेडिवियल इंडिया के बारे में बताया कि जो मैप मेकिंग की स्किल जो है वो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। इंडिया को जो मैप मेकिंग से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे वो थे अरब और यूरोपियन जो थे, क्या क्योंकि उस वक्त ट्रेडिंग की डिमांड बढ़ रही थी। इंडियन जो थिंग्स थी, इंडिया की जो स्पाइसेस थे, कॉटन थे, उन इंडिगो थी, इन सब चीज़ों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा थी। तो ये यूरोपियंस थे उन, और दूसरा एम्पायर बढ़ रहे थे, तो इसने एक डिमांड क्रिएट की कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग बढ़ने लगी, इंडिया में आने वाले नए नए रूट फाइंड करने लगे। तो इसी वजह से जो कार्टोग्राफी थी उसका ज़रूरी था डेवलप होना। तो इसीलिए इसी तरह जैसे डिमांड बढ़ती है उसी तरह नई नई चीज़ें बनती है। और फिर मैंने आपको जो फर्स्ट पेज पे आपको मैप दिया गया है, वर्ल्ड का मैप, जो अल अदरीसी मोरक्को के कार्टोग्राफर थे उसने बनाया था 12th सेंचुरी में। उसके बारे में बताया कि जो मैप में आपको मिडल ऑफ द जो वर्ल्ड है वो अरेबिया दिखाया गया है, उससे लेफ्ट में इंडिया, देन उससे डाउन साइड अगर देखने जाए तो टर्की, और उससे ज़्यादा डाउन यूरोप, और अगर इंडिया के ऊपर एक आइलैंड जैसा पॉइंट दिखाया गया विच इज़ प्रोबेबली श्रीलंका। फिर हमने ये दिखा कि इंडिया में जो भी मैप आपको मेडिवल पीरियड का इंडिया का जो मैप है वो ज़्यादातर सेलर्स ने बनाया है। सो बेसिकली उन मैप्स में मेडिवल पीरियड के जो भी मैप्स हमें मिलते हैं उसमें कोस्टल रीजन जो है उसके बारे में डिटेल में और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है इन विथ रिस्पेक्ट टू इंटीरियर रीजन्स। फिर हमने देखा प्लेसेस नेम, जो प्लेसेस नेम है उसके मतलब इंस्क्रिप्शन जो भी मेडिवल पीरियड के राइटिंग है, इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें काफ़ी डिटेल में और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट जियोग्राफी कि उस वक्त की जो भी जगह थी कौन सी जगह थी। और काफ़ी सारी जगह ऐसे जिसके नाम चेंज हो चुके हैं, तो उस केस में हिस्टोरियन को जो फाइंड करना पड़ता है कि आज उस प्लेस का नाम क्या है। सो रिसेंट नेम उन्हें फाइंड करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत भी लगती है।
सो अमोंग और उसमें से कुछ स्कॉलर्स भी इंडिया में विज़िट किए थे, जिनकी बुक से भी हमें काफ़ी सारी जियोग्राफिकल और उस वक्त की कल्चरल जो भी लाइफस्टाइल थी, पॉलिटिकल स्टाइल थी, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि उनमें से 2 एग्जाम्पल दिए हैं। हेलो, उनमें से 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे कि एल्बरिनी जो कि सेंट्रल एशियन स्कॉलर था, और दूसरा है इब्न बतूता जो टैंजियर स्कॉलर था, जो नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ सॉरी अफ्रीका से। ओके, सो उनकी जो बुक्स है हमारे जो भी अल्बरूनी की बुक है किताबुल हिंद और इब्न बतूता की रिहला, इसमें से हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अल्बरूनी जो थे वो संस्कृत में मास्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी संस्कृत जो है उसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट किया है, ताकि सेंट्रल एशिया के जो भी लोग हैं वो उन्हें ये हमारे जो संस्कृत बुक है काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी उनको वो पढ़ पाए और उनसे वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकें। और जो भी इब्न बतूता थे उनके बारे में, वो 14th सेंचुरी में इंडिया आए थे, जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और उन्होंने इंडिया में 7 ईयर तक उनके कोर्ट में रहे और 7 ईयर तक इंडिया में उन्होंने टाइम बिताया। तो उनकी रिहला बुक से भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज हमने ये सब देखा, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कीपिंग रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड्स उस वक्त मेडिवल पीरियड में जो रखे जाते थे उनसे भी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, और कौन कौन सी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। फिर ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज कैसे एस्टाब्लिश हुई, उसके बारे में कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है। फिर हिस्टोरियंस प्रॉब्लम कि ये जो लैंग्वेजेस है या फिर जो उस वक्त के ये नेम वगैरह है, उन सब की वजह से हिस्टोरियंस को किस तरह से प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्लेसेस नेम में बताया कि जो नाम है काफ़ी सारी जगहों के वो बदल चुके हैं, तो हिस्टोरियन को वो नए नाम, अभी कौन सा नाम चल रहा है, सूरत का ही देख लो कि सूरत का नाम अभी सूरत है, पहले सूर्यपुर हुआ करता था। सो बेसिकली वो पुराने नाम जो है वो कौन सी जगह को अभी नाम कौन से हो गए, उस तरीके से काफ़ी हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम होती थी, और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे जिसके मीनिंग आज कुछ अलग है, पहले कुछ अलग थे, उस बारे में देखेंगे। फिर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो नए नए कैसे फॉर्म हुए और कौन से ज़्यादा पावरफुल थे, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, वो सब देखेंगे। फिर जातीज़, जिसको आज कई सारी जातीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में देखेंगे। फिर इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स का जो मैंने आपको इन्वेजन थर्ड और आपको बताया कि 15th सेंचुरी के एंड में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे यहाँ पे आने लगे थे, तो ये जो आउटसाइड द कंट्रीज फॉरेनर्स के साथ जो कनेक्शन था उसके बारे में देखेंगे। फिर ओल्ड और न्यू रिलीजियंस, जैसे नए नए लोग यहाँ पे सेटल होते गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम का इन्वेशन यहाँ हुआ तो इंडो इस्लामिक कल्चर ग्रो हुआ, तो बेसिकली जो भी लोग यहाँ पे सेटल हुए तो वो लोग क्या अपने साथ साथ अपना कल्चर, अपना रिलीजन भी लाए, और यहाँ पे रहेंगे तो ऑब्वियस वो नए नए रिलीजन यहाँ पे एस्टाब्लिश होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर फेथ्स बेस्ड ऑन डिवोशन, जो भी भक्ति जिसे कहते हैं उसका जो विश्वास है उसके बारे में देखेंगे। सूफीज़म, फिर जिसको हम भक्ति मोमेंट बोलते हैं, वो सब देखेंगे इस चैप्टर में इन अ नेक्स्ट सेशन। सो आई होप अब तक जो मैंने समझाया उसमें क्लियर हुआ होगा आपका। तो ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। ये था हमारा मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया।